हो गया वो होमवर्क? एक तो सवाल मैंने चिपका के दिया था। अच्छा सही है, और होमवर्क कर लिया। अच्छा, जो चिपका के दिया था मैंने, उसके अंदर आपके पास पीपी की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? यानी आंसर लिख देते हैं हम, सिर्फ आंसर है पीपीई की टोटल कॉस्ट का, यानी जितने पे ये टोटलिटी में बन गया था। 5 लाख, 550 बस। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो कैपिटलाइजेशन हुई है इंटरेस्ट की, वो सिर्फ 50,000 हुई है। देख लो। हाँ जी, ऑनलाइन लो, जल्दी बताओ, ये सही लिखना है यहाँ पे आंसर। आपको ये जो चिपका के दिया था, देखो आपने 5 लाख रुपए तो कॉन्ट्रैक्टर को दिए ना, सही ना? ये 1, 20, 2, 10, 80 और 90, ये 31 मार्च को जाके कंप्लीट हुआ है, सही है? पर 31 मार्च तक की आपके पास जो बोरिंग कॉस्ट है वो कितनी कैपिटलाइज हुई है? 50,000 हुई है बस। तो ओके, और पिछले साल का 80, मतलब वो आपका 40,000। ओके बस, सही है। पीपी की टोटल कॉस्ट 550 आ गई। चलें, अब अपने पास आप हेडिंग डाल दें कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस फंड्स। फरीद क्लास की पीडीएफ ड्राइव पे भी होती है और ग्रुप में भी आती है। जी हसीब, एक क्वेश्चन पूछें रिगार्डिंग IAS 16 जल्दी से। हाँ जी, अपने पास हेडिंग डालते हैं आप कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस फंड्स। देखो हमने अभी तक जो केसेस किए थे उसके अंदर आपने कहा कि भाई आपको पैसे मिले, बैंक से मिले, आपने वो पैसे लिए किसके लिए थे? स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट के लिए। तो आपने कहा भाई वहाँ से आया हुआ पैसा मैं जितना भी उस एसेट पे लगाऊंगा वो तो कैपिटलाइज होगा ही होगा, उसका इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा। पर अब हम कह रहे हैं कि भाई वो जब तक पैसा मेरे पास मौजूद है तो उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भी तो कमाऊंगा। तो लॉजिक समझते हैं वापस से। हमने कहा मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेके मैंने पैसे लगाने हैं पीपीई पे। अच्छा, जब मैं पैसा पीपीई पे लगा रहा हूँ वो कैपिटलाइज हो रहा है, वो तो सीधी बात है। पर उसी बोरोइंग पे आने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी कैपिटलाइज हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई वो है ही इसी वजह से, तो मुझे एसेट महंगा पड़ गया। पर अब सवाल ये उठा कि उसी पैसे पे, उस ही पैसे पे जो बैंक से लिया हुआ इस एसेट के लिए इनकम भी तो आ सकती है जब तक वो यूज़ नहीं हो रहा। तो उस इनकम का क्या करना है वो सीखना है आज, सही है? वापस से रिपीट कर रहा हूँ ताकि फिनोमिना क्लियर रहे। हमने अब तक ये सीखा कि मैंने अगर बैंक से पैसे लिए उस एसेट को बनाने के लिए लिए, लेट से मैंने कोई 1 मिलियन रुपीज़ बैंक से लिए, तो 1 मिलियन रुपीज़ जो उधार लिया मैंने बैंक से उस पर सूद दूंगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो पीपी मुझे सिर्फ 1 मिलियन का पड़ गया, मैंने उस पर इंटरेस्ट भी दिया है तो वो एडिशनल कॉस्ट है वो भी कैपिटलाइज की। पर सवाल ये उठा कि उसी पैसे पे जब तक वो पैसा यूज़ नहीं हो रहा था, आपने एक साथ तो नहीं दिया उठा के, तो जब तक वो पैसा यूज़ नहीं है उस पर इनकम आ रही है, तो उस सरप्लस फंड्स पे आने वाली इनकम का क्या करना है उसकी ट्रीटमेंट आज सीखेंगे। क्लियर है? अच्छा भाई, सवाल ये था सर जो ट्रेनिंग कॉस्ट जो होती है एम्प्लॉय की, सर वो हम एक्सपेंस आउट करते हैं? बिल्कुल एक्सपेंस आउट करते हैं। उस भाई अगर एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हो, आप लोग मुझे सोच के बताना, अगर आप लोग एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हो तो क्या उससे एसेट की एफिशिएंसी बढ़ रही है, लाइफ बढ़ रही है, या ये उस बंदे की एफिशिएंसी बढ़ रही है? तो उसको आप सिखा रहे हैं ना, उसका एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है ट्रेनिंग कॉस्ट अब हमेशा क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट। ऐसे तो हमारी यूआई पता नहीं कितनी ट्रेनिंग्स कराती है, सब सॉफ्टवेयर में चिपका देगी, ऐसा तो नहीं है ना, वो तो उनका रूटीन एक्सपेंस है। नहीं, रूटीन में कभी भी ऐड नहीं होगा ना इनिशियल में। मैंने अभी तो आपको लॉजिक दी, हर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। बात क्लियर है? तो वो तो रेडी हो सकता है ना उसके बगैर। चलें, हमने कहा हमने सर यहाँ पे लोन लिया है 1 अप्रैल 2020 को 1.2 मिलियन का, इंटरेस्ट रेट है हमारा 12%। अच्छा भाई, बोला अगर आपके कोई सरप्लस फंड्स हुए तो वो कितने परसेंट पे इन्वेस्ट हो जाएंगे? 5% पे। सरप्लस फंड्स मतलब बचे कुचे फंड्स। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को जो पहली पेमेंट की है वो जुलाई में की है जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे वही टाइमलाइन बनाऊँ, आपने लोन
ऑब्टेन कब किया है? आप कह रहे हैं सर अप्रैल 1 को, और अप्रैल 1 2020 हम इसको आगे ले गए। अच्छा भाई पहले यूं कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आके हमने देखा कि भाई जुलाई 1 2020 पे दो काम हुए, एक तो पेमेंट हुई, दूसरा अच्छा पेमेंट यहाँ पे हो रही है भाई 3 लाख रुपये, और कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। अब मेरे एक एक बात का जवाब देना। आपने जो लोन लिया है वो यहाँ लिया है, और लोन की अमाउंट कितनी है? 1.2 मिलियन। और एक एक चीज़ बड़ी कॉन्सेप्चुअली समझनी है आपने। मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से। ऐसा ही है भाई ऑनलाइन में, तो जल्दी बताओ। 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, ये बात तो तय हो गई, लगना शुरू हो जाएगा। कैपिटलाइज कब से होगा? जुलाई से, क्योंकि कंडीशन 3 की 3 यहाँ पूरी हो रही हैं कि इंटरेस्ट इंकर भी हो रहा है, एक्सपेंस भी हो गया, और कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गई। तो सारी कंडीशंस मीट हो रही है इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन के लिए, ना कि चार्ज होने के लिए। कैपिटलाइजेशन यहाँ से हो जाएगी। अच्छा, पर इन अ वाइल मुझे आप एक बात बताओ, जब तक मैंने यहाँ से यहाँ तक पेमेंट नहीं की तो मेरे पास मौजूद थे सरप्लस फंड्स, ऐसा ही है, सरप्लस फंड्स मौजूद थे ना। अच्छा, वो सरप्लस फंड्स मैंने क्या किए? इन्वेस्ट कर दिए, उसके ऊपर रिटर्न आएगा 5% का, बैंक में ही, उसी बैंक में। हमने कहा बैंक आप मुझे पैसे दें, उसने बोला भाई मैं 20% के सूद पे दूंगा। हमने बोला भाई यही पैसे आप हमसे महंगे ले लें। बोले का दिमाग ख़राब हो गया है, आप जब तक रखेंगे सेविंग अकाउंट में रखें, हमारा तो काम ही यही है, लोगों को लोन महंगा देना, उनसे पैसे लेके सस्ते पे रखना। ये बीच का तो मार्जिन कमाता है बैंक, क्लियर है। खैर, हमने कहा ये हिसाब किताब चल रहा है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने ये ध्यान में रखना होता है कि भाईजान ये जो आपकी इनकम आएगी 5% की, ये किस अमाउंट पे आएगी? 1.2 मिलियन पे। यानी 1.2 मिलियन आपने खर्च तो नहीं किए थे ना, पर बैंक से ले तो लिए थे। अब दो चीज़ें हो रही हैं, फोकस होकर सुनना। इसके ऊपर एक तो इंटरेस्ट लग रहा है जो मैं बैंक को दूंगा, और एक इनकम कमाऊंगा जब तक ये पैसा यूज़ नहीं हो जाता। अब मेरा पहला सवाल है आप सबसे, सोच के बताना मुझे, जो मेरा इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस या चार्ज होगा, चार्ज लिखते हैं सही रहेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा 12% पे, कितने महीने? ये कैपिटलाइज होगा या एक्सपेंस आउट? एक्सपेंस आउट होगा। चलें भाई, आप सब ने मुझे कहा कि सर ये एक्सपेंस आउट होगा क्योंकि कंडीशन मीट नहीं हुई। अच्छा, अब एक और चीज़, वो कह रहा है कि ये जो सरप्लस फंड्स पे आपको इनकम आएगी ना, 3 महीने की इनकम, 3 मंथ्स की इनकम जो आएगी, वो जो भी होगी अभी हम देखते हैं। आप क्या बुक करेंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, XYZ जो भी अमाउंट आएगी। वो कह रहा है कि ये वाली जो आपकी इनकम है ना, आप इसको ले जाएं P&L में। अच्छा, मैंने कहा व्हाट इफ इसके आगे जो इनकम कमाऊंगा सरप्लस फंड्स पे, भाई इसके बाद भी तो बैलेंस बचेगा ना, कितना? 9 लाख रुपए। 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद, यानी मैं आपसे सिंपल एक बात पूछूं, सोच के बताना यहाँ पे, मुझे बैंक इस 1.2 मिलियन के ऊपर 5% का रिटर्न देगा, इनकम कितने महीने? 3 महीने। वो कितनी आती है? 15,000। अच्छा, मैंने स्टैंडर्ड से ये पूछा इस इनकम का क्या करूं, उसने बोला भाई P&L में फेंक दो। ये रहा, इनकम बना दी मैंने कहा सर 15,000 रुपये इनकम। अच्छा, मैंने कहा अब जब से मैंने खर्चा चालू किया
जब से कंडीशन मीट हुई तो मैंने कहा इसके आगे का जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा, कैपिटलाइज, यानी इसके आगे जो बैंक को इंटरेस्ट दूंगा वो तो कैपिटलाइज होगा ना, क्योंकि हम कहेंगे तब से कंडीशन पूरी हो चुकी थी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इसके अलावा इसी पीरियड में जो आगे मैं इनकम कमाऊंगा बैंक से, तो उसका क्या करूंगा। उसने बोला उसके लिए आप इंटरेस्ट रिसीवेबल तो बुक करना बैंक से, पर CWIP को क्रेडिट कर देना। मैंने कहा ये वाली बात समझाएं सर, ये वाली बात समझनी है। देखो अभी ये भी प्रूफ भी करते हैं ना इसको, पहले तो मैं फिनोमेना बना रहा हूँ। हमने कहा कि आपने बैंक से कितने पैसे लिए, 1.2 मिलियन, एग्रीड। अच्छा, 1.2 मिलियन आपके लिए क्या आपने यूज़ किए या सरप्लस पड़े हुए, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिए, आपको उस पर क्या मिलेगा, रिटर्न। अच्छा, मैंने कहा इस रिटर्न का क्या करूं, एसेट की कॉस्ट को कम करूं या इनकम बना दूं। उसने बोला इनकम बना दो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी कंडीशन पूरी, तो जब तुम उस पर लगने वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहे तो उसके ऊपर आने वाली इनकम भी एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेगी। मैंने कहा चलो व्हाट इफ आगे जिस वक्त मैंने ये कंडीशन पूरी कर ली, तो मैंने कहा सही है भाई, जिस वक्त कंडीशन पूरी कर ली तो उस वक्त का जो बैंक तुमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा वो तो तुम कैपिटलाइज करना, वो ये रहा जो आगे का आएगा, क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड्स। मैंने कहा तो उसी टाइम पे अगर मेरे पास उसी पीरियड में अगर मेरे पास कोई सरप्लस पैसे पड़े हुए हों तो उस पर इनकम तो आ रही होगी ना, तो वो जो इनकम आ रही होगी उसका क्या करूं। उसने बोला वो इनकम को तुम इनकम नहीं कहना, वो तुम कहना तुम्हारे एसेट की कॉस्ट में बचत हो गई, तुम्हारे एसेट की कॉस्ट में, क्योंकि तुम एक जगह कह रहे हो कि उसी फंड्स पे आने वाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेरे एसेट को महंगा करेगी, तो फिर ये बोलो ना कि उसी फंड्स पे आने वाली इनकम मेरे एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, बस सब्जेक्ट टू कि कंडीशन मीट हो चुकी हो। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है। तो यानी सर एक बेसिक क्राइटेरिया भी इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ बहुत आसानी से, कि पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है, पर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। मैंने लोन ऑब्टेन किया कौन सी तारीख पे, जल्दी बताओ, 1 अप्रैल को। क्या इंटरेस्ट यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा? अच्छा, अब एक एक करके आप लोग भी जवाब देना ऑनलाइन वाले। जब इंटरेस्ट एक यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा तो मुझे बताओ यहाँ से जो इंटरेस्ट लग के मैं बैंक को दूंगा, क्या वो एक्सपेंस आउट होगा या कैपिटलाइज? एक्सपेंस आउट। कब तक? जब तक कंडीशन पूरी नहीं हुई। मैंने कहा वंस कंडीशन पूरी हो जाएगी तो हम कहेंगे ये असल में लोन जो एसेट के लिए लिया गया था, अब वो टाइम आ चुका है कि कैपिटलाइज हो, अब एसेट मुझे इस इंटरेस्ट की वजह से महंगा पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल, यही पैसे जो मैंने किससे लिए हुए, बैंक से, एसेट के लिए लिए हुए ना, अब इसी पैसे पे कुछ बचत भी तो हो रही है ना। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसी पैसे पे जो आपकी बचत हो रही है, उस पैसे पे जो आपने बैंक में रखवाए हुए हैं, तो क्या उस बचत को एज अ इनकम रिकॉर्ड करूँ या एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करूँ? आपने कहा सर देखें आप किस पीरियड में खड़े हुए हैं। अगर आपकी इनकम उस पीरियड में आ रही है कि जब आपकी कंडीशन पूरी नहीं हुई थी, तो आप सिंपल एक काम करें, आप उसको एज अ इनकम रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि आपका एसेट पे काम ही शुरू नहीं हुआ था। हाँ, वंस एसेट पे काम शुरू हो गया तो तब अगर कुछ बचे हुए पैसे पे इनकम आएगी तो क्या वो इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगी या एसेट की सेविंग होगी? तो आप बोलेंगे अब दो बातें कर लेते हैं, जो बैंक को सूद दूंगा उससे एसेट महंगा होगा, और जो मुझे सूद मिलेगा उसी पैसे पे उससे एसेट सस्ता होगा, यानी वो कॉस्ट, लगी हुई कॉस्ट में बचत हो जाएगी। एग्रीड है? चलें, अब ये तो हो गया एक फिनोमेना। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका बनाते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मैं स्टेप 1 लिख रहा हूं यहां पे, जो आपको ख्याल रखना है एग्जाम में। सबसे पहले स्टेप 1 आप करेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक। फिर आएगा स्टेप 2 कैलकुलेट या प्रिपेयर सरप्लस फंड्स वर्किंग by keeping an eye on expenditures। हम कह रहे हैं कि भाई आप दूसरी वर्किंग ये करना
खर्चों पे नजर रख के सिर्फ ये देखने के लिए कि आपके पास सरप्लस फंड्स कितने अवेलेबल हैं। अच्छा, अब इसी स्ट्रेटजी के ऊपर अगर मैं आपसे ये कहूं, सबसे पहले मैंने स्टेप 1 में क्या करना है, इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक देखना है। अच्छा, आपने लोन कितने का लिया जल्दी बताओ? 1.2 मिलियन का। इसके ऊपर आप बैंक को सूद देंगे 12% का, ये रहा 12% का। हमने कहा कि सर हमने इसके ऊपर 12% का सूद लगा दिया 9/12, 1,08,000। आपने ये देखना है कि ये जो 1,08,000 है जो मैं बैंक को दूंगा, तो अच्छा क्या मैंने लोन रीपे किया है? लोन रीपे नहीं किया, लोन अपनी जगह है, वो तो उस पर सूद देना है मुझे, बैंक मुझसे ये मांगेगा। मैंने इसके बना दिए 2 हिस्से। बैंक तो मुझे कह रहा है भाई मुझे तो पूरा पैसा चाहिए, एक जाएगा पीएनएल में और एक जाएगा सीडब्ल्यूआईपी में। अच्छा, पीएनएल में जाएगा 1,08,000 का डिवाइडेड बाय 9 कितना आता है? यह आ गया 36,000। हमने कहा यही 1,08,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6 70। यहां पे आपने डिसाइड कर लिया कि ये 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा क्योंकि कंडीशन यहां मीट हुई थी। एग्रीड? अच्छा, अब हमने कहा कि भाई आओ जी सरप्लस फंड्स की वर्किंग करें। सरप्लस फंड्स वर्किंग। अब आपके पास एक्सेस पैसे पड़े हुए हैं, उसका क्या हो रहा है जरा वो देख लेते हैं। आपके पास एक्सेस पैसे आए कब थे? अप्रैल 1, 2020 पे 1 पॉइंट। अच्छा, ये लोन नहीं है, ये कैश है, ये बैलेंस ऑफ कैश है, ये डे 1 पे था। लोन तो अपनी जगह है, वो रीपे नहीं हो रहा। अब आगे सुनो, मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि यार मेरी पहली पेमेंट कब हो रही है? जुलाई 1। तो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे रीपेमेंट, या रीपेमेंट नहीं लिखते, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लिखते हैं 3 लाख। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूं, ये 1.2 मिलियन मेरे बैंक में कब तक रहे? 3 महीने। तो आपने कहा इसके ऊपर 5% मुझे बैंक ने दिया होगा ओवर 3 मंथ्स। कितना आता है? 15,000। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, ये 3 महीने की इनकम नहीं है, पर क्या एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी या पीएनएल? पीएनएल। सर पीएनएल क्यों, जल्दी बताओ? क्योंकि सर कंडीशन मीट नहीं हुई। आप ये जब आप ऊपर कह रहे थे कि जो उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट है वो एसेट की कॉस्ट नहीं है, तो उस पर आने वाली बचत एसेट की बचत भी नहीं होगी, लाइक टू लाइक होना चाहिए ना। तो हमने कहा कि सर ये तो चला गया पीएनएल। अब मुझे बताओ मेरा बैलेंस किस दिन पे रिड्यूस हुआ? तो आपने कहा ये आ गया बैलेंस एज एट जुलाई 1, 2020, 9 लाख रुपए। अच्छा, क्या ये 3 लाख रुपए बैंक को पे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर को? कॉन्ट्रैक्टर को पे हुए हैं। अच्छा, अब मैंने देखना है कि अब अगली पेमेंट अक्टूबर में हुई है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने। तो मैंने कहा यहाँ पे फिर मुझे बैंक ने 3 महीने, ये कितना आता है? 11,250। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये 11,250 की जो इनकम है बैंक मुझे देगा, पर कहने का मतलब ये कि क्या मैं इसको एज ए इनकम रिकॉर्ड करूं या एसेट की बचत? तो हम ये कहेंगे कि ये CWIP में नेट हो जाएगा, क्योंकि कोई आपको कहे कि आपको एसेट लोन की वजह से महंगा पड़ा ना, आप बोलेंगे बिल्कुल, तो हम कहेंगे उस पर जो उसी फंड्स पे जो इनकम आई थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करे, जो कि करता भी है, और आपको लिख के दे के आपके अपने पैसे भी पड़े हुए थे जिस पे इनकम आई है, वो हमारे अपने पैसे थे, वो एसेट के लिए नहीं थे। तो आपने यहाँ पे जो बैंक से इनकम आ रही है ना, वो सिर्फ लोन वाले पैसे पे जो आ रही है उस पर नेटिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। भाई ऑनलाइन में लोग क्लियर है? सर जिस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी उस पीरियड पे इनकम
बिल्कुल ऐसा है। देखो भाई, जिस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी ना, उसी पीरियड की जो इनकम आ रही होगी पर उसी फंड्स पे जो किसके लिए लिए गए थे, एसेट के लिए, वो भी एसेट की कॉस्ट में नेट नहीं होंगे। सिंपल फंडा रखो, जब मुझे ये कहना है कि इस पैसे की वजह से, इस लोन की वजह से मुझे एसेट महंगा पड़ा, तो उसी पैसे पे जो इनकम आ रही है उस एसेट की कॉस्ट में नेट तब तक नहीं हो सकती जब तक वो कैपिटलाइज ना हो रहा हो। सिंपल है। अच्छा, CWIP नेट हो गया। अब मुझे एक बात बताएं आगे, हमने कहा कि भाई इसके बाद फरवरी 2021 आ गया पर अगला साल, नेक्स्ट ईयर, पर कहने का मतलब ये है कि 5 लाख की पेमेंट तो अगले साल हो रही है ना, तो मुझे बताओ सर, यहाँ पे अक्टूबर 1 2020 कितनी पेमेंट हुई है? 4 लाख रुपए। तो हमने 3 महीने तभी तो रोका था यहाँ तक। अब ये कितना बच गया? 5 लाख। अब ये इस साल की अगर बात करूं, क्योंकि हम तो ईयर एंड करते हैं ना, ईयर एंड तक आपके पास कितने महीने, कितना आ गया? ये आ गया सर 6250। ये 6250 मैंने CWIP में नेट कर दिया, ये मैंने CWIP में नेट कर दिया। अच्छा भाई, ये CWIP में नेट क्यों किया? क्योंकि इसी पीरियड पे कैपिटलाइजेशन भी हो रही है। क्लियर है? अच्छा, ये हिसाब किताब हमारा हो गया 31 दिसंबर तक, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि 31 दिसंबर 2020 पे मेरी CWIP की वैल्यू कितनी है? तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। हम गए यहाँ पे, मुझे बताओ मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कितने पे किए, फिर कितने पे किए? 4 लाख। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आ गया 7 लाख। अच्छा, आपने कहा मैंने यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किए, हम यहाँ पर आए, ये रहा 72,000 की, और मैंने कहा यहाँ पे सरप्लस फंड्स की जो इनकम है वो हमने नेट की है यहाँ से, और वो ये प्लीज़ इन दोनों को सम करें, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, 11,250 और 6,250, 17,500 माइनस कर दूँ इसको। ये प्रेजेंटेशन आपको ये बता रही है कि कॉन्ट्रैक्टर को इतने दिए, मजीद बोरिंग कॉस्ट इतनी लगी, और उसी पैसे पे बचत इतनी हो गई उसी टाइम पीरियड की जब मैं कैपिटलाइज कर रहा था। नेट पीपी कितने पे आ गया? 754,500। ये आपके पास आ गया CWIP का बैलेंस एज एट 31/2020। क्या ये एसेट कंप्लीट हो गया? या अभी भी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट बाकी है? अच्छा, अब सिर्फ समझने के लिए फिर आप एक साथ कॉपी कीजिएगा, हम यहाँ पे यूं भी बना लेते हैं ना। इसके लिए मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोगों ने जो पेमेंट की थी तो आपके पास बैलेंस आ गया था यहाँ पे कितने का? 9 लाख रुपए का, ऐसा ही है? अच्छा, फिर 9 लाख रुपए के बाद आपने पेमेंट की थी अक्टूबर में, तो आपने कहा पेमेंट अक्टूबर में 4 लाख, फिर बैलेंस कितना बच गया था? 5 लाख। और फिर ये 5 लाख का बैलेंस 31 दिसंबर 2020 तक मौजूद रहा। पर अगेन हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसके आगे जो भी इनकम कमा रहा हूँ वो नेट हो रही है। क्लैरिटी है? ये हमने सीख लिया था। अच्छा, अब हम आ गए अगले साल। मुझे एक बात बताओ, अगले साल आपका लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? तो ये कम नहीं हो गया था? बैलेंस कम हो गया था, लायबिलिटी अपनी जगह थी। अच्छा, इसके ऊपर कितना परसेंट? बैंक तो बोलेगा भाईजान हम तो नहीं जानते, पूरे 12 महीने कितना आ रहा है?
12% है ना? क्या कह रहे हैं? अगला साल है ना? देखो बैंक बोलेगा भाई जब तक तुम मुझे पे नहीं करते मैं तो सूद चार्ज करता रहूंगा ना। तो मुझे बताओ जल्दी से 12% के हिसाब से कितना आता है? वही वाला आंसर 144,000। हम यहाँ पे आ गए भाई 144,000। अब बैंक हमें कह रहा है भाई मुझे तुमसे पूरे साल के पैसे इतने चाहिए पिछले साल। तो अगर 1 अप्रैल को आपने लोन लिया था वो तो 9 महीने का चार्ज किया ना आपने। हाँ ये तो अगला साल है ना। देखो पहला साल खत्म हुआ, पहले साल बैंक ने कहा कि भाई मैंने आपको अप्रैल में लोन दिया है तो मुझे 9 महीने का सूद दो। पर क्या वो लोन अमाउंट चेंज हो गई या वही है? अच्छा अब बैंक मुझे कहेगा कि आप मुझे सूद दें पूरे साल का, तो नेक्स्ट ईयर पूरे साल का आ गया ये रहा। अच्छा अब हमने कहा भाई बैंक हम आपको तो पूरे पैसे देंगे, हम अपनी अकाउंटिंग कैसे करें? उसने बोला भाई तुम अपने IAS 23 को फॉलो करो। अब मुझे आप एक बात बताएं जल्दी से, यहाँ पे ये एसेट कंप्लीट कब हुआ है? तो मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, ऐसा ही है भाई। तो हमने कहा यहाँ पे इसके प्लीज़ 2 मंथ्स बताएं। 24,000 और इसके 10 मंथ्स 86 120। ओके ये आ गया 120। ये चला जाएगा कहाँ पे भाई? ये हो जाएगा कैपिटलाइज। अच्छा लेकिन सर फैब में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है ना। अच्छा देखो यही तो सिखा रहा हूँ, फैब में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है तो क्या लोन वापस कर दिया या लोन है? देखो एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा ना कि मुझे बताओ अगले साल P&L का क्या होगा, बैलेंस शीट का क्या होगा, तो फंस जाओगे। तो हमने कैलकुलेशन पूरी कर ली। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन वाले क्लियर है? जल्दी बताओ नूर। ओके अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास सरप्लस फंड्स जनवरी 1 2021 पे 5 लाख रुपए मौजूद थे। कब तक मौजूद है? 28 फेब तक। पेमेंट आपने की है टू कॉन्ट्रैक्टर 28 फेब को। ये कितना आ गया? 0। अच्छा इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला होगा 2 मंथ्स, तो इसको पूरे साल पे क्यों नहीं लेके गए? पैसा ही नहीं है सर, क्या बातें कर रहे हैं आप? बताइए कितना आ गया? 4167। यह आ गया 4167। अच्छा ये जो 4167 की अमाउंट है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं इनकम बनाऊँ या एसेट को नेट करूँ? एसेट को नेट करेंगे। रीज़न क्योंकि अब वो पीरियड चल रहा है जिस पे कंडीशन पूरी हुई हुई है, तो ऊपर कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो रही है और यहाँ पे एसेट में। यानी कोई आपसे पूछे इस पैसे पे आपने पीपी कितने का बनाया, आपने बोला भाई इस पे सूद दिया है, वो भी तो मुझे ही पड़ गया ना, वो मैंने कैपिटलाइज किया। तो कोई आपसे पूछेगा भाई इस पे बचत भी तो ही होगी, तो आप बोलोगे मैंने नेट भी तो की है क्योंकि इसी पैसे के ऊपर है। चलें अब मुझे बताएं कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं सिंपल समरी बनाऊँ, ओपनिंग CWIP था 754,500। कॉन्ट्रैक्टर को आपने पेमेंट की 5 लाख रुपए। इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया 24,000 रुपये। इंटरेस्ट नेट किया 4167 127 4000 नहीं हो सकता, यही है। ये आपकी एसेट की टोटल कॉस्ट है जो एडिशन के तौर पे आएगी। पीपी हो गया अभी है तो एडिशन में आ जाएगी ना, अब ये डेप्रिशिएट होगी। सही है, जल्दी से स्पीड में कॉपी करना है इसको ताकि हम सवाल करें फिर। ऑनलाइन में तो जल्दी से क्लैरिटी से बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? जल्दी से। अब्दुल रहमान, अहमद, आसिम, हारून, हसीब, नुमान, नूर, तैमूर, सारे बच्चे। वेरी गुड।
अभी आगे सिखाऊंगा ना मैं, रीपेमेंट ऑफ लोन, सही है, वो आगे सिखाता हूँ। कौन सा था? अच्छा हाँ, वो मिस होगी ना, बस सही, यहाँ कैपिटलाइजेशन। ये हो गया कॉपी? मैं भिजवा देता हूँ असीब। अच्छा, आपने ना अप्रोच ही रखनी है, मतलब इधर उधर नहीं जाना, आपने अप्रोच ही रखनी है। सबसे पहले आपने बोरिंग कॉस्ट निकालनी है जो आपने बैंक को देनी है, उसके बाद सरप्लस की वर्किंग। बस ये दो स्ट्रेटजी रखें, सवाल हैंडल हो जाएगा। हाँ जी, अगले पेज पे चलें। कैलकुलेट प्रिपेयर सरप्लस फंड्स वर्किंग बाय कीपिंग एन आई ऑन एक्सपेंडिचर, यानी आप सिर्फ एक्सपेंडिचर्स पे नज़र रखें और वर्किंग बनाते हैं सरप्लस की। और फिर जब कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस या इनकम बनानी है।
नीचे हाँ जी, हो गई यहाँ तक सरप्लस की वर्किंग। किसका? IS-23 अलग से भी एक बार 12 नंबर का आया है, 15 नंबर का आया है, अलग अलग से आया है। और अगर PP के साथ होता है तो उसकी वेटेज 6 से 7 नंबर होती है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट की। हाँ, मतलब मैंने PP के साथ इसलिए करवाया क्योंकि मैं इसको भी कनेक्ट रखा हूँ ना इसके साथ। तो अभी आज आपको जो इंशाल्लाह क्विज़ मिलेगा ना, उसमें एडिशन आपको इसके साथ मिलेगी ताकि अप्लाई कर सकें। हाँ जी, चले अगले पेज पे। ये आ गई हमारी CWIP की वैल्यू, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, बोरिंग कॉस्ट, सरप्लस फंड्स, इनकम की नेटिंग और CWIP। हाँ, ये जो अब आया ना, ये अगला साल है। पेपर में भी ऐसे आपने सबसे पहले देखो ना, मैंने स्टेप वही रखा हुआ है कि सबसे पहले मैंने वो निकाल लिया जो बैंक को देना है, और फिर उसके बाद सरप्लस की वर्किंग। पर ये करेंगे ना, आपको खुद ब खुद आंसर दिखेंगे सामने के, पीरियड आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो वो कनेक्टेड रहेगा। हाँ जी, डन। आए जी, सवाल करें, क्योंकि आज हमें दो और कॉन्सेप्ट कवर करने हैं इसके। ये रहा जी, ताकि आपका इस पे हाथ साफ हो जाए। विजिबल है ना? कंपनी ने एक्वायर किया लोन 5 लाख रुपए का ऑन जनवरी 1, 2018। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, लोन कैरी कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ 10%, और लिया गया स्पेशली किसके लिए? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। अच्छा भाई, द एंटायर वर्क वॉज आउटसोर्स टू अ कॉन्ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क बिगन ऑन
अप्रैल 1 2018 सरप्लस फंड इन्वेस्ट किए जाते हैं जिस पे रिटर्न कितना आता है। आगे कह रहा है ABC लिमिटेड पेड 125,000 ऑन May 1 2018, 145,000 अगस्त को और 165,000 अक्टूबर में। और कह रहा है कि एसेट जो है सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुका था 1 अक्टूबर को, तो हम कैपिटलाइजेशन कहाँ तक करेंगे? 1 अक्टूबर तक। जल्दी से करके दिखाएं और मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट में CWIP या PPE अगर हुआ तो कितने पे आएगा, और अज्यूमिंग कि अगर रेडी हो चुका है तो उसकी जो लाइफ है वो 10 साल है। इंटरेस्ट हम, हाँ, अब आप ये सोचें, देखो आपने सबसे पहले ना स्ट्रेटजी ये रखनी है, पहले वो देख लो कि लोन के पे ऊपर इंटरेस्ट बैंक को कितना देना है, वो पूरा निकाल लो। अब वो कितने भी महीनों का हो सकता है।
टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस 3 मंथ्स के लिए, हाँ, अगर आपका एसेट रेडी हो चुका है तो 3 मंथ्स के लिए बिल्कुल। सेवन 46020 PP। ओके, अभी देखते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन में तो क्या अमाउंट आ रही है पीपी की? यहाँ पे आ रही है 740। खैर, हम सबसे पहले इस स्टेप के अंदर अपना वही काम कर लें, इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक। कितने का लोन लिया है आपने? कहा सर 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया हुआ है, उस पर 10% का इंटरेस्ट है। कितने महीने? 12 महीने, क्योंकि आपने जनवरी 1 को लिया है ना, ऐसा ही है? ओके, और आपने कोई लोन या इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की हुई, क्योंकि वो मेच्योरिटी पे होगी, जब लोन की टाइम आएगा एक साथ पेमेंट होगी। अच्छा भाई, ये आ गया आपके पास 50,000 रुपये। अब आपने डिसाइड करना है कि इस 50,000 रुपये में से मैं कितना कैपिटलाइज करूं और कितना एक्सपेंस आउट करूं। सवाल की नौयत को देखा हमने, तो वहाँ से मुझे पता लगता है कि हमने काम शुरू करवा दिया था 1 अप्रैल को, बट एक्सपेंडिचर कब इनकर हुआ है? 1 मई को। तो आपने कहा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने। 5 महीने का इंटरेस्ट आपने क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। हाँ, देखो वापस हमने, तभी तो मैंने यहाँ पे गेम की थोड़ी सी मैंने डेट चेंज कर दी ना। मैंने काम कब शुरू करवाया? मैंने काम शुरू करवाया अप्रैल में। एक्सपेंडिचर इनकर कब करवाया? 1 मई से होगा, क्योंकि काम हुआ। बिल्कुल, तो हमने कहा अप्रैल के बाद ही आएगा ना मई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने। तो हमने कहा कि भाईजान यहाँ पे आप जो है सर 5 मंथ्स की कैपिटलाइजेशन दिखाएंगे, और 5 मंथ्स की कैपिटलाइजेशन बनती है ये 50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, और आपके रिमेनिंग मंथ्स हो गए, वो कितना आ रहा है? 29,167। तो आपने कहा कि भाई आपके लिए कैपिटलाइजेशन के लिए ये रेलेवेंट है, सही है। अब हमने कहा कि सर यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे सरप्लस फंड्स वर्किंग। बैंक को जो देना है वो तो अपने हिसाब से। अच्छा भाई, आपके पास बैलेंस है जनवरी 1 पे 5 लाख रुपए का। अच्छा, ये आपको इंटरेस्ट देगा 4%, बट कब तक? मई तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। कितना आ रहा है? 667। सर मुझे आप ये बताएं, ये हमारी इनकम नहीं है? इनकम है, बट पीएनएल में जाएगी। तो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि एसेट की कॉस्ट में बचत लाएगी? ये कंडीशन पूरी नहीं होती। जब उस पीरियड का एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं होता तो उस पीरियड की इनकम नेट भी नहीं करो ना, तो लाइक टू लाइक तो नहीं है ये। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि सर इसमें आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया मई 1 को 1,25,
तो आपके पास पहली मई को बैलेंस कितना बच गया? 375,000। आपने इस पे इंटरेस्ट कमाना है अगली पेमेंट तक, तो मई जून जुलाई 3 महीने। कितना? 3750। सर ये 3750 नेट होगा? ये नेट होगा क्योंकि इस वक्त तक कंडीशन शुरू हो चुकी थी मीट होना। क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद हम आ गए यहाँ पे, हमने कहा कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो रही है अब 145,000 की। दो 30। अच्छा, अब अगस्त सितंबर बस 2 महीने। वन फाइव बस। ओके जी, तो ये भी वही पीरियड है जिसमें ये एसेट की कॉस्ट में नेट होगा। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्टर को अक्टूबर 1 पे, और ये पेमेंट कितने की है? ये कितना बच गया? 65,000 बच गया। देख लो, 230 में से एक 65 निकालने चले, सही है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि सर हमने, चले आगे इसके ऊपर इंटरेस्ट होता भी, पर हम तो यहाँ पे पीपी से भी कंसर्न है, सही है। मुझे बताओ, आपने यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कितनी की है? तो वो सर ये आ रही ना हमारे पास, 1 2 और 3, आपने कहा वो आ गई 435। अच्छा, इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज किया है 20833। अच्छा भैया, आ गया 20833 आपके पास। फिर आपने कहा इंटरेस्ट आपने नेट कितना किया सर, वो आपके पास ये आ रहा है। बकाया ना आगे वाला, हाँ वो डालते हैं ना अभी यहाँ पे, और इसमें हम डाल देंगे बाकी पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर। ये बताता हूँ, 1 मिनट, कितना आ रहा है? अच्छा, ये इसलिए आएगा, देखो आपने कॉन्ट्रैक्टर से आउटसोर्स किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कितने पे? 5 लाख रुपए पे। तो जब उसने आपको एसेट हैंड ओवर किया ना, तो एसेट की हैंडिंग ओवर पे आप एक मजीद एंट्री बनाएंगे, पीपी डेबिट और पेएबल क्रेडिट, यानी आपने उसको कैपिटलाइज तो कर दिया लेकिन पे नहीं किया, तो ये एडिशनली भी आप कैपिटलाइज करेंगे। देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने का दिया था? 5 लाख रुपए का। 5 लाख में से आपने पहले कितने दिए? 1.25, फिर 1.45, फिर 1.65। अब आपको सामने वाला कहेगा भाई मैं तो तुझे एसेट हैंड ओवर कर रहा हूँ, बाकी इनवॉइस में तो मैं करूँगा, पर आपका पीपी तो रेडी कर दिया ना उसने, तो आपकी जो कैपिटलाइजेशन होगी वो तो पूरी होगी, तो बाकी वो पेएबल आ गया यहाँ पे, ये रहा। और देने, तभी तो देखो बैलेंस भी बचा हुआ है, और ये अब हम देंगे। पर इसके अब जब तक मैं इंटरेस्ट खाऊंगा ना इसके ऊपर, तब तक वो नेट नहीं होगा क्योंकि एसेट रेडी हो चुका है। तो हमने कहा कि इन दोनों का सम कितना आ गया सबका? 51,550। ये हिसाब किताब आ गया पीपी की अमाउंट। हाँ जी बच्चों, बात क्लियर है? जल्दी से बता दो। 51,550 इज द टोटल कैपिटलाइज अमाउंट। ये सिर्फ 65,000 रुपये इसलिए हमने लिखा है क्योंकि जितने का हमारा सौदा हुआ था ना, उसमें से हमने उसको पैसे भी कम दिए हैं, तो वो जो मुझे हैंड ओवर करके चला गया उसके लिए मैं कह रहा हूँ बाकी मुझे मजीद पे करना है। क्लियर है? और इसकी अगर मैं एंट्री बनाता जाऊँ आपके लिए, तो हमने ये किया था ना कि आज तक हमने इससे पहले, यहाँ पे बना लेते हैं, CWIP डेबिट किया होगा और कैश क्रेडिट किया होगा।
ऐसा ही है, और वो किया होगा 435,000 से, ये बताना चाह रहा हूँ। उसने जैसे ही आपको एसेट हैंड ओवर किया, आपने कहा कि भाई मेरा CWIP ख़त्म करो, PPE को डेबिट करो, कितने से? 435,000 से। पर वो बोलेगा भाईजान मुझे 65,000 रुपये आपने और देने हैं, तो जो 65,000 रुपये और देने वो मैंने ये बुक कर लिए, पूरा PPE हो गया। मतलब ये एंट्री का फ्लो भी मैंने आपको बता दिया कि पहले जो CWIP में डाल रहे थे वो अपनी जगह चल रहा था, पर जैसे ही उसने एसेट हैंड ओवर किया और पेमेंट कुछ बाकी थी, तो आपने कहा मेरा PPE मजीद इतने से अक्रू हो गया और बाकी पैसे मैं पे करूँगा। क्लियर है सर? 65,000 पर इंटरेस्ट तो PNL में ले गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। देखो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट जाएगा ना 65,000 पे, वो PNL में जाएगा, क्योंकि ऊपर देखो जो इंटरेस्ट है 7 महीनों का, वो तो वैसे ही हम PNL में लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि एसेट कंप्लीट हो चुका है। इनकम भी PNL में, सही है ना, जब तक पैसे पड़े हुए हमारे पास। अच्छा 65,000 जो बच गए उसको क्यों ऐड किया? मोहम्मद फरीद, अब बात क्लियर हो गई। ये 65,000 जो बच गए उसको ऐड नहीं किया है यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि ये पैसे पड़े हुए बट पे करेंगे। अच्छा व्हाट इफ तुम्हें ये लिख के देता है एग्जामिनर कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये 65 कैपिटलाइज नहीं होते। हम फिर वेट करते उस वक्त का जब कंप्लीट हो जाता, फिर तो इनकम बुक हो रही होती, बिल्कुल होती, और वो नेट भी हो रही होती। सही है सर? एसेट रेडी टू यूज है तो डेप्रिशिएट नहीं होगा। अच्छा दो बातें सुनना फोकस के साथ। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कंप्लीट और सब्सटेंशियली कंप्लीट का। यहां पे क्या लिखा हुआ है? तो आपको बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर ये कहता है कि आप एसेट की कैपिटलाइजेशन तब रोक देंगे जब सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, और डेप्रिशिएट कब करेंगे? जब कंप्लीट हो जाए, रेडी फॉर यूज हो जाए। अच्छा ये क्यों कहा गया? कंपनीज ने क्या करना शुरू किया कि यार पूरी बिल्डिंग बन गई, पूरा एसेट बन गया, उस पर कलर वगैरह होना और थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, वो तब तक इंटरेस्ट लगाते रहते थे, कैपिटलाइज करते रहते थे। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि भाईजान आप इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक देंगे जब सब्सटेंशियली कंप्लीट हो। मैंने कहा डेप्रिशिएट कब से करेंगे? जब कंप्लीट हो। क्लियर है तैमूर? जल्दी बताओ। तो आपने एसेट की कैपिटलाइजेशन रोक देनी है जब वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि भाई सही है यार वो कंप्लीट होगा, हम डेप्रिशिएट कर देंगे। सही है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ से डेप्रिशिएट कर लें। कितने महीने? 3 महीने, तभी मैंने लाइव भी दी हुई है यहाँ पे। क्लियर है? चलें ओके। अब अपने पास आप हेडिंग डालते हैं भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। जो आप कह रहे थे ना कि सर लोन रीपे करके दिखाएं। अच्छा पहले बताओ सरप्लस फंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें सिर्फ ये चेक एंड बैलेंस रखना है कि जो बैंक को पैसे देने हैं वो अपने चल रहे हैं, और जो एक्सेसिव पैसे पड़े हुए हैं उसका हिसाब किताब अलग है, उसको मेंटेन करके चलना है। चलें अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, स्टेप 1 कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक। अगेन वही लिखा मैंने, सबसे पहले क्या करना है? इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक। फिर दूसरा स्टेप, एक मिनट में बता रहा हूँ। फिर दूसरा स्टेप आ गया, प्रिपेयर सरप्लस, यही क्या लिख रहा है? अच्छा जी, अब हमने कहा जी प्रिपेयर सरप्लस फंड्स वर्किंग। अभी भी स्ट्रेटजी कहानी वही है। आ जाएं जी। हमने कहा कि सर यहाँ पे लोन ऑब्टेन किया है हमने जनवरी 1, 2022 को 5 लाख रुपए का, जिस पे इंटरेस्ट कितना दिख रहा है? 20%। हमने कहा लोन इज रीपेएबल, ये फोकस होकर देखना, लोन रीपेएबल है 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी साल में 2 बार। सही है? आगे एंड इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी, यानी इंटरेस्ट में आखिर में पे करूंगा, जमा करता रहूंगा, बुक करता रहूंगा, आखिर में पे करूंगा। चलें पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर दी हुई है यहाँ पे 1.50 और 1.80। सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं 8% पे। आए जी, सबसे पहला स्टेप इंटरेस्ट टू बी पेड टू बैंक।
अच्छा मुझे आप एक बात बताएं सर, यहाँ पे हमने कहा कि हमने लोन ऑब्टेन कितने का किया था, 5 लाख रुपए का। ये हमने ऑब्टेन किया है जनवरी 1, 2022 को। इंटरेस्ट रेट कितना है, सालाना, ये इंटरेस्ट सालाना 20% है। तो मैंने कहा 20%, आप बताओ पहले, हाँ कितना अमाउंट कितना आ रहा है, कितना, 50,000। मैंने कहा सर मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया, क्यों, क्योंकि मेरा लोन का बैलेंस 6 महीने बाद चेंज हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ, उसने कहा कि भाई आप 10 सेमी एनुअली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, तो उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 50,000 रुपये का प्रिंसिपल रीपे होगा, प्रिंसिपल। तो हमने कहा कि भाई सेमी एनुअली का मतलब है 30 जून 2022 पे। ये लोन हो गया हमारे पास, और ये हुआ है भाईजान लोन हमारे पास। अच्छा ये वो वाला 50 नहीं है, वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है, ये अलग है। अच्छा भाई इसके ऊपर आप 20% लगाएंगे 6 महीने, 45,000। ये आपका इंटरेस्ट है, ये भी आपका इंटरेस्ट है। ये पूरा इंटरेस्ट पेएबल है, हमने कह दिया ये हम लिख देंगे, ये इंटरेस्ट पेएबल का टोटल 95,000। पहले आप सलंग पूरे साल का कैलकुलेट करते थे, अब आपने जब जब पेमेंट होगी तब तब रोकना है उसको, ताकि बैंक ये कह रहा है जब आप रीपे कर रहे हो तो उस पर क्यों मजीद सूद देना। क्लियर है? चलें, ये 95,000 की कहानी यहाँ तक हो गई क्लियर। अब हमने कहा कि सर सरप्लस फंड्स की वर्किंग करेंगे। नहीं वो तो अभी तो वो हम देखते हैं ना, अभी हम तो सरप्लस फंड्स की वर्किंग कर लेते हैं पहले। हाँ वैसे सब सेम होगा, खाली हम पहले वर्किंग कर रहे हैं। सरप्लस फंड्स वर्किंग, चलो इसमें से आप कर भी सकते हैं। अभी आप ये देखें 1 अप्रैल को काम शुरू हुआ है, सही है। अच्छा भाई जब 1 अप्रैल को काम शुरू हुआ है तो हमने कहा कि ये जो है 6 महीने, ये अप्रैल वाला यहाँ पे आ रहा है ना, तो आप इसमें से 2 हिस्से बना दें। नहीं डायरेक्ट नहीं ना, अभी बताता हूँ। अप्रैल में जून, और ये आ गया 3 मंथ्स, ये हो गया 25,000, ये भी हो गया 25,000। इसमें से मेरा मानना ये है कि ये जो 25 है ना, दूसरा वाला, ये कैपिटलाइज होगा, ये पीएनएल में जाएगा। एग्रीड? आपने सब इसमें से अलग करना है बस, खाली पेमेंट। देखो बैंक कहता है यार तुम जो भी करो ना, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, ये हमारी अपनी वर्किंग है। बैंक का हिसाब किताब क्लियर कर लो। नीचे से करेंगे ना तो अलग इसलिए आएगा क्योंकि आपकी जो बेस है ना 95 हो जाएगी, तो 50 की बेस अलग है जिसको डिवाइड बाय 6 करना है, और 45 की बेस अलग है जिसको डिवाइड बाय 6 करना है। तो आप उसमें से कुछ हिस्सा अलग ले जाएंगे, तो इसको नहीं कर सकते, रेलेवेंट रेशो को करना है। क्लियर है? हाँ अगर दोनों 50-50 होते ना तो मैं कर लेता, सही है। तो यहाँ पे पूरी मैथ्स की गेम है। अच्छा खैर अब ये देखिएगा, यहाँ पे अभी मैं लिख भी देता हूँ कि एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एसेट नॉट येट कंप्लीटेड। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। खैर अब मुझे बताओ, यहाँ पे अक्टूबर को पेमेंट हुई है, पर खैर काम तो शुरू अप्रैल से हुआ है ना, तो क्या मैं ये पूरे के पूरे 6 महीने कैपिटलाइजेशन में ले जाऊं?
अगर एसेट नवंबर में ख़त्म हो जाता ना तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैं महीनों के हिसाब से कैपिटलाइज करता, बिल्कुल यहाँ तक कोई मसला। हमने देखो सिंपल क्या किया, हमने बोला बैंक को जो पैसे देने वो निकाल लो, उसमें से देख लो कितना कैपिटलाइज करना है। देखो इसको मैं यूँ सिखाता हूँ हमेशा, और मैं समझता भी ऐसे ही हूँ। क्रेडिट पे डाउट नहीं है, डेबिट पे डाउट है। क्रेडिट मतलब बैंक को कितना देना है, उसके अगेंस्ट में डेबिट्स पे पंगा है, या तो एक्सपेंस करूँगा या कैपिटलाइज करूँगा, बस ये पंगा है, इसको हमें कंट्रोल करना है। सही है। अच्छा ये तो हो गया बैंक का हिसाब किताब, किसको पैसे देने हैं, बैंक को। अच्छा अब हम आ गए सरप्लस की वर्किंग में। हमने कहा जल्दी से बताएं भाई, बैलेंस एज एट जनवरी 2022 कितना था, 5 लाख रुपए का। सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट कितने पे किए गए, 8% पे। अच्छा पर ये कब तक चेक कर लेते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, तो आपने कहा सर 3 महीने कितना आ गया, 10,000। जल्दी से मुझे यही सोच के बताओ, इस इनकम को इनकम नहीं कहें और जाएगी भी पीएनएल में। पीएनएल में क्यों, क्योंकि जैसे कंडीशंस मीट नहीं हुई थी ना, तो ऊपर एक्सपेंस भी पीएनएल में, इनकम भी पीएनएल में। चलें, हमने कहा कि सर इसके बाद आपने पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर की, वो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर जो आ रही है वो 150 है। मैंने यहाँ से 150 माइनस कर दी है। अच्छा जो 150 माइनस किया मैंने, ये कितना आ गया, 350। नहीं गलत, 3 महीने इसलिए क्योंकि लोन रीपे हो रहा है। हाँ कैश का बैलेंस चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही। तो कैश का बैलेंस, अच्छा वैसे क्या करते थे हम, जो है कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट को देखते थे। अब हमें 2 चीज़ें देखनी है, एक लोन की रीपेमेंट और एक कॉन्ट्रैक्टर की, यानी जब जब पैसा जाएगा आपके पास से, क्योंकि देखो यही पैसा यूज़ होगा ना रीपे करने के लिए। तो मैंने कहा मैंने 3/12 किया, कितना आता है, 7,000। अच्छा ये 7,000 जल्दी से बताओ, क्या आप पीपीई के अंदर नेट करेंगे, या इसको CWIP लिखते हैं। अच्छा अब हमने कहा 30 जून 2022 पे हमने कहा रीपेमेंट टू बैंक, बैलेंस कम हो जाएगा ना, बैंक बैलेंस गिर गया हमारा। तो हमने कहा, हमने भाईजान 50,000 रुपये यहाँ से हटा दिए, ये कितना हो गया, 8%। अब हमने देखना है भाई अक्टूबर में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने 6,000। अच्छा ये जो अमाउंट आ रही है 6,000 की, ये भी CWIP में नेट हो जाएगी। अच्छा फिर आपने कहा कि सर यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अक्टूबर 1 2022 180 है, और 180 जब इसमें से माइनस किया 120 बच गया। अच्छा 120 पे इनकम मिलेगी कितने महीने, 3 महीने, कितना आता है, ये आ गया आपके पास 2400। क्या ये भी नेट होगा, क्योंकि एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और आखिर में 3 महीने बाद हम बैंक को एक और पेमेंट कर देंगे 50,000 रुपये की। फ़र्क कितना है कि आपने सिर्फ पेमेंट्स पे ध्यान रखना है। मैं तभी तो कह रहा हूँ पहले बैंक का हिसाब किताब सीधा करो, उसको जो देना है, और फिर सरप्लस पे देखते रहो कौन कौन से माइनस हो रही है, और फिर डेट्स का ख्याल रखो कौन सा कैपिटलाइज करना है, कौन सा इनकम बनाना है। अच्छा अब इस पूरे सिनेरियो में आप मुझे बताएं, आपके पास पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कितनी है, सर ये सिर्फ 2 हैं, 150 और 180, कितना आ गया, 330।
अच्छा, आपने कहा बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज में यहाँ आ गया, 25 आ रही है और 45 आ रही है, 70,000। बोरोइंग कॉस्ट नेट की मैंने, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ वो बता दें सर। ये 7 6 2400, 15,400, ये कितना आ गया 384 600। ये मेरे पास CWIP है 31 दिसंबर पे और 2022, ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो हमने 50,000 रुपये पे किए हैं इसकी एंट्री क्या बनी होगी। सर इसकी एंट्री ये बनी होगी लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 50,000 रुपये से। ये पेमेंट तो है बट ये आपकी लायबिलिटी को गिरा रही है, तभी तो यहाँ पे देखो ना मैंने लोन का अमाउंट कम कर दिया, और जो बकाया पेमेंट्स हैं वो CWIP को एनहांस कर रही है। क्लियर है? तो पेमेंट्स में फ़र्क है। पेमेंट तो है एक, आप देखो दोनों आपके बैलेंस को कम कर रही है, बट एक आपके एसेट को बढ़ाएगी, एक आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस करेगी। क्लियर है? इसको कॉपी कर लें जल्दी से। ये रीपेमेंट भी सीख ली हमने। क्लियर है तैमूर? हाँ जी अब्दुल रहमान जल्दी बताओ। अहमद, आसिम, नुमान, जल्दी सारे बच्चे। एक आध दिन में LC चार्जेस तो लाने के लिए होते हैं ना, वो तो होंगे ही ना, वो तो खैर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है। सही है? स्क्रॉल डाउन करते हैं भाई। अच्छा, वैसे ये ज़्यादा आसान तरीका है ना कि आपने पहले इंटरेस्ट जो पे करना है वो निकाल लिया, अब उसमें से अलग कर लो कि कितना कैपिटलाइज होना है और कितना एक्सपेंस आउट। क्योंकि अगर आप दिमाग में प्री डिटरमाइंड लेके चलेंगे ना, पहले मैं कैपिटलाइज निकाल लूँ, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। आप सिंपल रखें, बैंक को कितना देना है, मुझे अलग कितना करना है। स्क्रॉल कर दूँ? इसकी एंट्री भी बना देते हैं यार, एग्जामिनर का कभी ना दिमाग घूम जाता है। इंटरेस्ट पेबल बैंक को कितना दिखाऊं? 95,000। वो बोलता है आपकी अपनी मस्तियाँ अपनी जगह, मुझे मेरा पैसा पूरा चाहिए। अच्छा भाई, उसने कहा कि
इंटरेस्ट एक्सपेंस 25,000 और ये कितना हो गया 70,000। तो ये हमने एंट्री का फ्लो भी देख लिया। और जो कॉन्ट्रैक्टर को पे करेंगे उसकी क्या एंट्री बनेगी, कैश क्रेडिट CWIP डेबिट, और लोन रीपे करेंगे कैश क्रेडिट लोन पेबल डेबिट। क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा रट्टा लगा के आएगा, टकाटक कैलकुलेशन करेगा, बोलेगा चलो भाई एंट्री बना दो। तो वो चीज़ भी आपकी केटर होनी चाहिए। हाँ जी, हो गया ये पेज। इसमें बेसिकली एक ही चीज़ सीखनी थी कि आपके लोन का बैलेंस क्या होगा, चेंज होगा, और फिर उसी चीज़ को आप सरप्लस में ख्याल रखिएगा। इसको जल्दी से कॉपी कर लें भाई। हाँ जी, स्क्रॉल करें इसको। हाँ जी, डन। ओके जी, अपने पास आप हेडिंग डाल दें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्शन पीरियड। कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ ये लास्ट कॉपी कर लें। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्शन पीरियड, यानी इंटरप्शन पीरियड का मतलब ये है कि आपका काम बीच में कहीं रुक गया तो उस केस में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें वही होंगी, रीपेमेंट, इंटरेस्ट, सरप्लस, सब चल रहा होगा, खाली उस चीज़ पे डिसाइड करना है कि उस इंटरप्टेड पीरियड में आपने क्या करना है। अभी देख लेते हैं, चलें जी। हमने कहा इंटरप्शन पीरियड का मतलब है सर काम रुक जाना। अब मैं यहाँ पे मैपिंग करूँगा, आप लोगों ने मुझे बताना है। मैंने कहा कि सर मैंने यहाँ पे लोन ऑब्टेन किया
जनवरी 1 2022 पे हमने यहाँ पे कहा कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की प्लस वर्क स्टार्टेड, पेमेंट की और काम शुरू हो गया। और ये जो डेट है यहाँ पे हम लिखते हैं कि आ रही है अप्रैल 1 2022। आप मुझे एक बात बताएं कि कैपिटलाइजेशन यहाँ से शुरू होगी? कैपिटलाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाएगी। हम इसके साथ ही रखते हैं इसको, इस पॉइंट ऑफ टाइम से। यहाँ से कैपिटलाइजेशन आपकी हो जाएगी शुरू। इसको राइट से कर लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम से। अच्छा, हमने कहा कि यार ये चल रही है आपस में हिसाब किताब चल रहा है। अब आ गया हमारे पास जुलाई 1 2022, सही है। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस हुए, सही है। या तो वहाँ पे आपस में वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई, सही जी, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपने भाई ये चीज़ें पूरी नहीं की थी, काम रोक दिया जाए, सही है। अच्छा, ये काम जो है ना इंटरप्टेड रहा 1 जुलाई से लेके, हम ये कह सकते हैं 31 जुलाई। ये हमारा जो पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कह रहे हैं सीधी ज़बान में इंटरप्टेड पीरियड। ये मेरा इंटरप्टेड पीरियड है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई, 1 महीना। 1 जुलाई तो 1 ही महीना होगा ना, चलें ओके। 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई हो गया, 1 महीना आपका ये इंटरप्टेड रहा। मेरा आपसे सवाल है, क्या इस पीरियड का इंटरेस्ट आपसे बैंक नहीं मांगेगा? मांगेगा, वो बुक हो रहा होगा, एग्रीड, चलें वो देना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई सरप्लस पैसे पड़े होंगे उस पर इनकम नहीं आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि यही वो मरहला था काम का जिस पे आपके सब चीज़ें चल रही होंगी। और मैं यहाँ पे एक और एरो डालता हूँ, यहाँ से इंटरेस्ट इनकम की नेटिंग भी शुरू हो जाएगी, इंटरेस्ट इनकम की नेटिंग भी शुरू हो जाएगी। ये भी हमने लिख दिया क्लैरिटी के लिए, ओके। ये तो 2 बातें हो गई। अब कहने का सवाल ये है, मतलब ये है कि यार इस 1 महीने में क्या करना है आपको। स्टैंडर्ड ये कहता है, अपने आप से सवाल पूछें, क्या ये इंटरप्शन नेसेसरी है या अननेसेसरी है। मैंने कहा सर ये वाली बात नहीं समझ आई। नेसेसरी का मतलब यह है कि उस एसेट को बनाने के लिए काम रोकना लाजमी हो। यानी अगर आप एक पुल बना रहे हैं, या आप फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो आप उसकी बेस लगाते हैं, बेस में पानी होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से निकालने में वो काम इंटरप्टेड रहता है। क्या वो प्रोसेस उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए लाजमी है? लाजमी है। तो अगर वो प्रोसेस इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए लाजमी है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस पीरियड में भी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करिएगा, रोकिएगा नहीं, क्योंकि वो काम क्या है, नेसेसरी, उस एसेट को बनाने के लिए लाजमी है। तो अगर वो नेसेसरी इंटरप्शन है, तो आपको कहा जा रहा है कि भाई बोरिंग कॉस्ट को आप क्या कीजिएगा, कैपिटलाइज कीजिएगा। अगर काम रोकना नेसेसरी है,
हमने कहा सही है भाई, हम उसको कैपिटलाइज कर लेंगे, क्योंकि वो तो उस प्रोसेस का पार्ट है ना, वो तो उस प्रोसेस का पार्ट है। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ व्हाट इफ अननेसेसरी हो, तो उसने कहा कि आप यहाँ पे लगने वाली बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कीजिएगा, पीएनएल में चार्ज करना, पीएनएल में चार्ज कर देना। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने बोला भाई क्योंकि ये तो ऐसे तो कोई भी अगर अननेसेसरी काम, आप ऐसे इतने प्रोजेक्ट देखते होंगे जो सालों साल ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो जो इंटरप्शन होती है वो नेसेसरी नहीं। ऐसे तो वो कंपनी जो ये प्रोजेक्ट बना रही होगी वो तो कभी ज़िंदगी में इंटरेस्ट को पीएनएल में नहीं लेके जाएगी। तो कहने का, समझाने का मकसद ये था 10, अच्छा, तो कहने का, समझाने का मकसद ये था कि आपने पूरा सवाल वैसे ही सॉल्व करना है। भाई आप ये देख लें कि बैंक को कितने देने, अपने हिसाब से देख लें, सरप्लस में कितने, अपने हिसाब से देख लें, फिर उसी टाइम फ्रेम में देख लेना कहीं कोई ऐसा महीना तो नहीं है जहाँ पे इंटरप्शन हो, जहाँ पे, अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, एग्जामिनर ने एक बार पूछा था, यूजुअल मॉनसून रेंज होती हैं जिस पे काम रुकता है, तो क्या उस पीरियड में आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना रुकनी चाहिए? नहीं, वो कह रहा है यूजुअली पता होता है, तो अगर ऐसी बात है, मुझे पता है कि यूजुअल मॉनसून रेंज है, तो एग्जामिनर ने ये किया कि भाई हमें पता है कि यूजुअल मॉनसून रेंज है, तो उसमें काम इंटरप्टेड होता है, तो हम उसके हिसाब से प्लान करके चलेंगे ना सारी चीज़ें। तो उस केस के अंदर एग्जामिनर ने क्या किया था कि उस चीज़ को कैपिटलाइज किया था, उस पीरियड को, उसको इंटरप्शन पीरियड में काउंट नहीं किया था। तो अगेन अब जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द नेसेसरी, आप सिंपल अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर ये एसिड की कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है तो क्या इस पे काम रोकना उसकी कंप्लीशन के लिए लाजमी था? मैं आपसे पूछता हूँ, कोर्ट ऑर्डर आना, कोर्ट का स्टे ऑर्डर आना कि भाई रुक जाओ, काम वाम नहीं करो, क्या एसिड की कंप्लीशन के लिए लाजमी है या अननेसेसरी है? तो अननेसेसरी इंटरप्शन पीरियड को आप इंटरेस्ट तो बुक करेंगे पर उस पर कैपिटलाइजेशन ना इंटरेस्ट नेट होगा। बात क्लियर है? तो हमने सिर्फ यहाँ पे ये देखना था पूरे केस के अंदर कि यार सही है, सारे कॉन्सेप्ट अपनी जगह सेम है, सारी वर्किंग वही करना, पर उसमें इन महीनों का ख्याल रखना कि उसमें बीच में एक ऐसा महीना हो सकता है जो इंटरप्टेड हो, तो उसी पीरियड की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज भी नहीं करना और उसी पीरियड पे आने वाली इनकम को नेट भी नहीं करना। भाई बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें इसको कॉपी कर लें जल्दी से। तैमूर क्लियर है? हाँ तो फिर तो नहीं ना, फिर तो हाँ नहीं, इसके बाद है सवाल। आज हमने अच्छा खासा कवर कर लिया, क्योंकि वो जो इसमें जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने आज कवर कर लिया। इसके बाद हमारी सिर्फ रनिंग फाइनेंस आ जाएगा और फिर बोरिंग कॉस्ट को हम कनेक्ट कर देंगे वापस पीपी से। तो एक टॉपिक पे जितना हमें टाइम लगाना है ना, हम उतना लगा के प्रैक्टिस करके वापस पीपी में आ जाएंगे। डिस्क्लोजर भूल तो नहीं गए ना? जो रनिंग फाइनेंस कराऊंगा ना उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। 4 चैप्टर हो जाएंगे। इसके पास पेपर भी साथ साथ करा दूंगा ना मैं भी, पूरी प्रैक्टिस इसकी। खैर कैश फ्लो गवर्नमेंट ग्रांट तो आपसे हो जाता होगा अभी इजीली, ये भी देखना भी कैसे होते हैं पास पेपर आपसे। अभी भी ये कराऊंगा ना, हो जाएगा। हाँ कैश फ्लो लेंदी भी तो है ना, पर कैश फ्लो के अंदर आप आराम से 15 नंबर निकाल सकते हैं। दोनों। अभी एक और भला बाकी है आप लोगों की एनपीओ। अभी तो क्या पीपीए भी मैं कराता हूँ ना, देखना लिंक करूँगा ना इंशाल्लाह, आपसे समझ आ रहा होगा कि करना क्या है। कौन सी? बोरिंग कॉस्ट? ये तो सीधा सीधा है, पीपी है ना।
हाँ पर देखो पीपी में अभी हमने क्या ही सीखा है, डेप्रिसिएशन ही तो सीखा है, आगे जाके कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, अभी देखना मैं कनेक्ट कैसे करता हूँ उसको। मकसद क्या था बोरिंग कॉस्ट को यहाँ रखने का, कि वहाँ कनेक्ट कर दूंगा इसको, एनपीओ लाइव पाऊंगा बिल्कुल। हाँ जी डन। अच्छा भाई ये एक सवाल है, सही है, जिसके अंदर एक इंटरप्शन पीरियड छुपा हुआ है। सही, खैर अभी तो नहीं हो पाएगा आप लोगों से क्योंकि हमारी क्लास में 15 मिनट बाकी हैं, 11:30 तक थी ना। हाँ पर हम खाली उसको रीड कर लेते हैं। लोन लिया हुआ है 7 लाख रुपए का, 10% का मार्कअप है, सरप्लस फंड्स पे 4% मिलेगा। इंटायर वर्क प्रोग्राम मैंने आउटसोर्स किया था और कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है 1 फ़रवरी को, और मैंने पेमेंट कब की है, तो हाँ इसका ख्याल रखना कि एक्सपेंडिचर यहाँ से इंकर हुआ है, सही है। अच्छा, द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज स्टॉप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर ड्यू टू डिस्प्यूट विद द कॉन्ट्रैक्टर। क्या ये फड्डा होना एसेट की कंप्लीशन के लिए लाजमी था? यानी जब तक मैं उसका सर नहीं भरूंगा तब तक एसेट नहीं कंप्लीट हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये नेसेसरी इंटरप्शन पीरियड है या अननेसेसरी? पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप कैलकुलेशन करते वक्त इसको सोचना ही नहीं, बैंक को बोलना पूरे पैसे दे रहे हैं भाई, वो मेरा मामला है कि मैं कैपिटलाइज करूंगा या नहीं करूंगा, वो तो पहले बैंक के पूरे पैसे निकाल लो। एग्रीड? चलें आगे। लोन अमाउंट इज रीपेबल हाफ ईयरली इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन एरियर। इंटरेस्ट इज पेबल एट मेच्योरिटी, यानी इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पे नहीं है। तो इसके अंदर मैंने आज तक के तमाम कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, रीपेमेंट भी है, सारी चीज़ें आ रही हैं, सही है। और यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ। 175 हो गया, 145 हो गया, 120 हो गया, देख लो कितना आता है ये, 175, 145, 120, 440। ओके, तो हमारे पास तो अभी एसेट कंप्लीट होने में भी टाइम है। तो आपने सिर्फ 31 दिसंबर तक मुझे बताना है कि CWIP की वैल्यू कितनी आ रही है, सही है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ये मैं आपको अटैच करके दे रहा हूँ उसमें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसमें एक और सवाल भी है, चाहो तो कर लेना, ये जिसमें सिर्फ रीपेमेंट है, सही है, तो ये भी लगा के रख देता हूँ मैं इसमें। मेरी ट्रिप कब से स्टार्ट है? मेरी ट्रिप शुरू होगी 13 नवंबर से और 17 नवंबर तक। हाँ यूरोप से तो सही है, नहीं पर वो उस दिन 3 दिन छुट्टी दे दूंगा मैं, सही है। हाँ आपको ऑफ होगा, सही है। चलें ओके।